फ्रेंड्स, राना ऑनलाइन निजी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। स्वर मैं आपको बता चुका हूँ, व्यंजन मैं आपको बताने चल रहा हूँ। ठीक है, देखिए व्यंजन होते क्या हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। मतलब जो भी व्यंजन आप बोलेंगे उसमें स्वर क्या होते हैं? इंक्लूड होते हैं। मतलब उसमें स्वर क्या होते हैं? शामिल होते हैं। ठीक है, ये व्यंजनों की संख्या जो है क्या होती है? व्यंजनों की संख्या जो है वो कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या कितनी है? 35 है। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 35 होती है, यानी 35। अगर आपसे पूछे व्यंजनों की संख्या, आपने इसके पहले वाले क्लास में आपने पढ़ा था कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है और लेखन के आधार पर व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो आपने देखा कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की संख्या 35 था, लेखन के आधार पर भी व्यंजनों की संख्या 35 ही था। तो यहाँ पे जब आपसे कहे तो उच्चारण या लेखन के आधार पे या केवल व्यंजनों की संख्या, तो आप यहाँ 35 बताएंगे। लेकिन यह व्यंजन दो भागों में टूटा, जिसमें ये पहला भाग बना आपका मूल व्यंजन और दूसरा जो बना ये उपक्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। अब यहाँ आपका एग्जाम का क्वेश्चन ये है कि जब आपसे पूछे मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 33 यानी 33। ठीक है, व्यंजनों की संख्या पूछे लेखन के आधार पे या उच्चारण के आधार पे, तो आप बताएंगे 35। ठीक है, मूल व्यंजनों की संख्या 33। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या पूछे तो आप बताएंगे 2, क्योंकि उत्क्षिप्त व्यंजन में ये जो आपके ड और ढ आते हैं, जिसमें इसमें क्या होता है? एक बिंदी लगा होता है। ठीक है, अभी हम इस बिंदी के बारे में नहीं बताएंगे कि इनको क्या कहेंगे। अभी जस्ट इसी के बाद हम आपको बताएंगे अनुस्वार ये क्या होते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होते हैं? भाई बिंदी लगा है, देखिए, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। इसी को हम द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। द्विगुण व्यंजन हम क्यों बोलते हैं, इसकी बातें अभी मैं आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, क्यों कहते हैं उसको द्विगुण व्यंजन। तो चलिए, तो हम लोगों ने देखा कि मूल व्यंजनों की संख्या हमारा क्या है? 33 है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। इस 33 में आपने देखा, इस 33 मूल व्यंजनों की संख्या ये कितने 3 भागों में टूटा। 33, पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा जो आपका है यह है ऊष्म व्यंजन। तीसरा आपका क्या है? ऊष्म व्यंजन। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 35 है, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। देखिए 25, 4, 29 और 4, 33। ये 33 जो है, ये तीनों जो है क्या मूल व्यंजन के भाग हैं, मूल व्यंजन के। इन्हीं तीनों को इंक्लूड करके, ऐड करके हमको मूल व्यंजनों की संख्या हम बताते हैं। तो मूल व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। ठीक है, अब बात आती है कि स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी? 25 कैसे हुई? तो आप जो क से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से? क से लेकर के म तक, यानी क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये आपके क्या हैं? ये सब के सब आपके कितने हैं? ये पूरे, ये जितने हैं इनकी संख्या कितनी है? 25। इनके देखिए 5 रो और 5 कॉलम है, तो 5 × 5 यानी कितनी हो जाएंगे? 25। आप गिन लीजिए अपना 5 का, तो आप एक टोटल संख्या आएगी 25। इसलिए इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या क्या है? इनको अब चूँकि बात ये भी है कि स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इनको बोलते समय जीभ और तालु में जो स्पर्श होता है, जीभ और तालु जीभ और तालु में जो स्पर्श होता है, उस स्पर्श की वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन। अब इसके बारे में अभी हम आपको अलग से बताएंगे स्पर्श व्यंजन कि किसको क्या बोलेंगे, किसको क्या नहीं बोलेंगे। ठीक है, दूसरा भाग जो है आपका है अंतःस्थ व्यंजन। दूसरा भाग क्या आपका? दूसरा भाग आपका क्या है? अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। इसमें है य, र, ल, व। इनकी संख्या कितनी है? 4 है अंतःस्थ व्यंजन की। इसी तरह ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। स, स, ह। आप देखिए, इसको अच्छे से तैयार किया रहेगा, क्योंकि एग्जाम में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? आप बताएंगे 4। ऑप्शन में ये 4 देगा, कहेगा निम्न में से कौन सा उसमें व्यंजन नहीं है, इसमें से कोई एक गायब हो जाएगा और आपको स मिलेगा। ह की जगह पे इधर से य, र, ल, व में से कोई डाल दिया जाएगा। अब कहेगा कौन सा इसमें उसमें व्यंजन नहीं है। इसी तरह अंतःस्थ व्यंजन में आते हैं, इसमें भी करता क्या है, कोई एक इसमें से गायब करेगा और 3 ऑप्शन में देगा और कहेगा कौन सा इसमें से अंतःस्थ व्यंजन नहीं है या अंतःस्थ व्यंजन है। समझ रहे हैं?
तो ऐसे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, खूब बनते हैं, इसलिए इसको अच्छे से तैयार रखिएगा। चूँकि यह तो बातें थी मूल व्यंजनों की संख्या जो 33 था यहाँ से। अब आप ध्यान दीजिए, जो दूसरे पार्ट में हम लोग उक्षिप्त व्यंजन पढ़ रहे थे, इसकी संख्या आपने 2 बताया, ड और ढ, है ना, ड ढ। ये ध्यान दीजिए कि यहाँ ड ढ यहाँ भी है और ड ढ यहाँ भी है, लेकिन स्पर्श व्यंजनों में ड ढ के नीचे हम बिंदी नहीं लगाते हैं। यह बिंदी क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अभी मैं आपको जस्ट इसके आगे मैं बताऊँगा। ड और ढ इसमें बिंदी नहीं है, यहाँ देखिए बिंदी लगा हुआ है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये उत्क्षिप्त व्यंजन में चले जाते हैं। इन्हें द्विगुण व्यंजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक गुण इनका स्पर्श व्यंजन के साथ है और दूसरा उत्क्षिप्त व्यंजन में जब आते हैं इस बिंदी लगने के कारण इन्हें द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। इस बिंदी को क्या कहेंगे अभी हम आपको जस्ट आगे बताएंगे कि क्या होते हैं, ठीक है। अनुस्वार क्या होते हैं अभी हम उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। जो अनुस्वार होते हैं, अनुनासिक होते हैं, अभी हम उनके बारे में, निरनुनासिक होते हैं, इनके बारे में अभी मैं आपसे चर्चा करूँगा, ठीक है। तो अब देखिए ये बातें आएगी, व्यंजन मूल व्यंजनों की संख्या, उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं कि इनके अतिरिक्त हमारे सामने थोड़ी सी कुछ भाग आ गए हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। चूँकि हम व्यंजन डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम इसको आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, ये भी पूछा जाता है, नहीं इसको अभी थोड़ा सा आगे जरूरत था। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ, स्र, समझ रहे हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। इन्हें संयुक्त क्यों कहते हैं, क्यों संयुक्त कहते हैं, इसलिए संयुक्त कहते हैं क्योंकि यह जो है 2 व्यंजनों के सहयोग से बनता है। 2 व्यंजनों के सम्मिलित रूप से मिलने पे संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। तो देखिए यहाँ पे जो 6 बना है वो क और स के सहयोग से बना है। अब आप देखिए क स्पर्श व्यंजन था और जो यहाँ पे स है ये ऊष्म व्यंजन था। इन दोनों के सम्मिलित रूप को से जो है 6 का निर्माण हुआ है, इसलिए क्या संयुक्त व्यंजन है। इसी तरह त और र है, त क्या है आपका, यहाँ पे देखिए त आपका स्पर्श व्यंजन है, जबकि र क्या है आपका, देखिए आपका अंतस्थ व्यंजन है। देखिए यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन और स्पर्श व्यंजन मिला तो आपका त्र का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे हम संयुक्त व्यंजन कहेंगे। ज्ञ क्या है, ये ज और यहाँ से बना है। देखिए यहाँ पे ज आपका यहाँ पे है ज और यहीं आपका इ है, दोनों स्पर्श व्यंजन है, इसलिए जो है यह ज्ञ जो है क्या है संयुक्त व्यंजन है, 2 व्यंजनों के संयोग से बना है। सेम प्रोसेस स्र की है तो बड़ा स और र से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे हम क्या है संयुक्त व्यंजन कहेंगे। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या 4, ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4, मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है 33, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है 25। ये संख्या अच्छे से याद कीजिएगा क्योंकि कोई न कोई संख्या जरूर पूछता है, ठीक है। अब इनको हम लोग बोलेंगे क्या, इनका उच्चारण क्या है, इसके बारे में जानेंगे कि आखिरकार अंतस्थ व्यंजन यह है क्यों, ऊष्म व्यंजन यह है क्यों, यह इसे क्यों ऊष्म व्यंजन में रखा गया है, इसे क्यों अंतस्थ व्यंजन में रखा गया है, इसे स्पर्श व्यंजन में क्यों रखा गया है। तो इनको अलग अलग रखने का जो मकसद था, अलग अलग रखने का, इन्हें अलग अलग रखने में जो क्राइटेरिया चेंज किया गया है, सबसे बड़ी बात थी इनके उच्चारण पे। जिनका जैसा उच्चारण हुआ उनको उस आधार पर रखा गया है। अंतस्थ व्यंजन इनको इसलिए कहा गया क्योंकि ये स्वर और व्यंजनों के बीच में आते थे, यह रलव है, इसलिए इनको अंतस्थ कहा गया। स्वर और व्यंजनों के बीच में, स्वर और व्यंजनों के बीच में क्या आते हैं अंतस्थ व्यंजन। और आपसे पूछे निम्न में से कौन सा स्वर, कौन सा व्यंजन स्वर और व्यंजनों के बीच में है, पता चले तो आप कन्फ्यूजन मत होइए, क्योंकि क्वेश्चन नए ट्रेड के हिसाब से नए स्तर से बन रहे हैं। क्वेश्चन अगर आपसे बने और पूछे कि निम्न में से कौन से स्वर और व्यंजनों के बीच का व्यंजन है, तो आप क्या करेंगे, पता चले ऑप्शन में स दे दिया, एक ऑप्शन उठा के इसमें से ल दे दिया, तो आप कन्फ्यूजन मत होइए। आप कहिए कि ये कहाँ से आ गया, हम तो अंतस्थ ऊष्म व्यंजन पढ़े थे। तो ऐसा नहीं, अंतस्थ व्यंजन स्वर और व्यंजन के बीच का ही व्यंजन है, इसलिए इसे हम अंतस्थ कहते हैं, ठीक है। ऊष्म व्यंजन हम लोग इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि मुखांगों के घर्षण से उत्पन्न होता है। जैसे आप स बोलेंगे तो देखिए आपका जीभ तालु सब उसमें क्या है, जिसे घर्षण करते हैं, स ह, है ना, घर्षण करते हैं, इसलिए इनको उस व्यंजन में रखा गया है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे कि स्पर्श व्यंजन में उच्चारण बोलते समय इसको जो है क्या बोलते हैं हम लोग, जो है जैसे ये जो क ख ग घ अंग लिखा गया है, ये क जो है हमारा क्या है, इस कंठ के माध्यम से क ख ग घ अंग, कंठ के माध्यम से इनका जो उच्चारण होता है कंठ से होता है। इसी तरह च छ ज झ य जो है ये तालु के माध्यम से होता है। मूर्धा ट ठ ड ढ अड़, ये ढ यहाँ पे नहीं, अड़ ये है मूर्धा। देखिए जब आप कंठ बोलते हैं तो क ख
है ना, ये कंठ के माध्यम से तालु का मतलब जब च छ बोलते हैं तो आपकी जीभ क्या है वो तालु से क्या होता है, टच करता है ना। तो ये तालु के माध्यम से बोला जाता है, तालु के सपोर्ट से बोला जाता है। मूर्धा जब बोलते हैं तो आपकी जीभ क्या होती है, उस तरह क्या होती है, उलट जाती है ना, टेढ़ी हो जाती है मूर्धा, इसलिए ट ठ ड ढ अड़ बोलते हैं। दंत क्या होता है, दंत यह जो है यह जीभ और दांत के सहयोग से बोला जाता है। जब इसमें जीभ आपकी ऊपरी वाले दांत में क्या होता है, संपर्क करता है तो त थ द ध निकलता है। इसी तरह ओष्ठ, ओष्ठ क्या होता है, जब आप बोलते हैं तो वह क्या होता है कि दोनों ओठों के आधार पे प फ ब भ म, ये जो है इनके आधार पे ओष्ठ इनको बोलते हैं। देखिए अब आप जान गए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ किसे कहते हैं। कंठ के अंतर्गत हमारे कितने हैं, ये 5 आए हैं यहाँ पे स्पर्श व्यंजन में। स्पर्श व्यंजन में ये कितने आए हैं, हमारे 5 वर्ण आए हुए हैं, इसमें क ख ग घ। अब इसी तरह हम जब इस तरफ आएंगे, हम यहाँ से कंठ, कंठ में कंठ प्लस जीभ, कंठ प्लस जीभ के सहयोग से कितने ऐसे वर्ण हैं जो बोले जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे अ मतलब ये स्वर अ आ क वर्ग और विसर्ग, विसर्ग उसे हम विसर्ग बोलते हैं, जो डबल पाई लगा के लिखते हैं, डबल बिंदी लगाते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो जो एक बिंदी लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है, अनुस्वार बोलते हैं। अभी हम बता रहे हैं, इसके बारे में भी डिटेल बताएंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछता है, तो उसको अनुस्वार बोलते हैं। तो देखिए ये कंठ जो था, कंठ प्लस जीभ के सहयोग से कौन कौन से वर्ड बोले जाते थे, तो आपने बताया अ आ क वर्ग। क वर्ग का मतलब क्या है, क वर्ग का मतलब ये सारे वर्ण। क वर्ग का मतलब क्या है, अगर कोई आपसे कहे क वर्ग, तो क वर्ग का मतलब क्या है, क वर्ग में ये सब आ जाएंगे, सब के सब आ जाएंगे क वर्ग। ऐसे हम आपसे कहें च वर्ग, च वर्ग का मतलब छ छ ज ज इ तक की बात हो रही है। ट वर्ग की बात होगी, ट ठ ड ड अड़ तक की बात होगा। ट वर्ग का बात होगा तो ट थ द द न तक का बात होगा। प वर्ग का बात होगा तो प फ ब भ म तक का बात होगा। देखिए जब ये वर्ड आते हैं तो इनको हम लोग जो जब वर्ग करके आएंगे, जैसे ही हम आपसे बोलेंगे प वर्ग का मतलब कि सारे प फ ब भ म तक की बात हो रही है। जैसे कहा जाए ट वर्ग का मतलब है ट ठ ड ड अड़ तक की पूरी बात हो रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग मूर्धा से बोलते हैं। तो देखिए कंठ में कंठ प्लस तालु जीभ के आधार पर जो है अ आ क वर्ग विसर्ग है। दूसरा तालव्य है। दूसरा जो है हमारा क्या है, ये है हमारा क्या है, तालव्य है। तालव्य उसको बंद करो भाई। तालव्य तालु प्लस जीभ ई च वर्ग और स य। ठीक है, तो तालव्य जो है क्या है, तालु प्लस जीभ ई तालु प्लस जीभ के सहयोग से देखिए ई और बड़ी ई, फिर च वर्ग और बड़ा स और फिर यह है। ठीक है, ये तालव्य क्यों, और मूर्धन्य के आधार पर जो बोलते हैं हम, ये क्या री ट वर्ग और र और स को बोलते हैं, षटकोर वाले स को। और दंत के आधार जो दंत बोलते हैं, दांत प्लस जीभ के सहयोग से दंत बोला जाता है, जिसमें जो ये त वर्ग है, ल और स जो आते हैं ये किस में आते हैं, दंत के में आते हैं। ठीक है, दंत में आते हैं। कंठ में देखिए, कंठ में किसको बोलते हैं, वो हो गए तालव्य में, मूर्धन्य में, और ये दंत में हो गए, और ये ओष्ठ में हो गए। तो आप देखिए कि ओष्ठ में बोलने वाले क्या है, उ। जब आप ओष्ठ बोलते हैं दोनों ओठों के स्पर्श से, तो उ अब प वर्ग। अब जैसा कि आपने यहाँ पे प वर्ग पढ़ा भी है कि ओष्ठ के आधार पे प वर्ग को बोला जाता है ओठों के सहयोग से। इसी तरह दंत में हो गए आपके क्या है, त वर्ग ल स, ध्यान दीजिएगा इसको, री ट वर्ग स र स, ये आपका रहा ई च वर्ग ये, और ये आपका अ आ। इसको बहुत अच्छे से तैयार करिएगा तो क्वेश्चन खूब बनते हैं वहाँ से। देखिए आपके इसमें सारे स्वर में जो अ आ ई री भी आ गए हैं, उ भी आ गए हैं, बचे हैं ए ऐ। तो देखिए कंठ प्लस तालव्य, मतलब ये कंठ प्लस तालव्य, जब इन दोनों को प्लस किया गया, कंठ और तालव्य को जोड़ा गया तो कंठ तालव्य को तो कंठ तालव्य बना। और इसमें ए ऐ 2 स्वर आते हैं, और कोई चीज़ इसमें नहीं आता, ना कोई स्वर आता, ना कोई व्यंजन आता है ना। कंठ तालव्य ए ऐ हैं। और कंठोष्ठ हमारा क्या है, कंठ द्वारा जीभ और ओठों के स्पर्श से कंठोष्ठ, यानी कंठ और कंठ और क्या है, ओष्ठ क्या होता है, तो जीभ और ओठों के स्पर्श से। इसमें हमारा है ओ। अब देखिए ए जो है, ए किस में आया है, कंठ तालव्य में। जब कंठ में तालव्य को हमने जोड़ा है। दूसरा कंठोष्ठ कब आया है, जब इसी कंठ में हमने ओष्ठ को जोड़ा है, तो ओ बना है। ठीक है, ओ बना है, ओ। इसी दंतोष्ठ में दांत और जीभ में और ओठों के सहयोग से दंतोष्ठ, ये दांत है ना, दांत और इसके साथ जीभ और ओठों के सहयोग से जो स्पर्श बने उसको क्या बोलते हैं,
स्पर्श बने उसको क्या बोलते हैं, व बोलते हैं। ये देखिए दंतोष्ठ में अकेले वो आया है, दंतोष्ठ में अकेले केवल वो आया है, जबकि कंठोष्ठ की बात होगी तो मात्र केवल ओ औ आए हैं। और कंठ तालब्य की बात होगी, देख कंठ प्लस तालब्य, और कंठ इसमें कंठोष्ठ है, कंठ प्लस क्या है ये आपका जीव और ओठ, कंठोष्ठ, कंठ में ओष्ठ जोड़ेंगे तो आपका ओ औ मिला है, और दंतोष्ठ में वह मिला है। ठीक है, तो ये तो रहे आपके जो है कि स्पर्श व्यंजन में। लेकिन स्पर्श व्यंजनों में भी अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कुछ ऐसे स्पर्श व्यंजन हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण के आधार पर इनको कैसे हम उच्चारित करेंगे कि कौन से व्यंजन जो है अल्प प्राण है और कौन से व्यंजन क्या है हमारे महाप्राण है। तो हम इसको भी थोड़ा सा देखते हैं, अल्प प्राण महाप्राण होते क्या है। सबसे बड़ी बात तो ये है, पहले हम लोग अल्प प्राण महाप्राण के बारे में समझेंगे, इसके बाद तब जो है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होते हैं, पहले प्राण का मतलब समझ लीजिए, प्राण क्या होते हैं और इसके बाद जो है आपका घोष क्या होते हैं, घोष क्या होते हैं। देखिए प्राण का मतलब होता है हवा, जैसे कहते हैं ना कि जीवित व्यक्ति हो, कहते हैं उसके अंदर प्राण है। अगर प्राण है तो ऑक्सीजन ले रहा है, मतलब हवा ले रहा है ना, ऑक्सीजन खींच रहा है, तो प्राण का मतलब ही होता है, प्राण का अर्थ क्या है, हवा से है। यानी जब हम कोई भी व्यंजन या कोई भी वर्ण या है ना, जब कोई भी वर्ण हम बोलते हैं तो हम जब बोलते हैं तो कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलते समय हम लोगों के मुख से अधिक हवाएं निकलती हैं, और कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलते समय हम लोगों के मुख से कम हवाएं निकलती है। जब कम हवाएं अधिक हवाएं निकलने लगी तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण मतलब अगर अधिक कम हवा निकला तो अल्प प्राण, और अधिक हवा निकला तो क्या बोलते हैं इसको, महाप्राण। प्राण का अर्थ होता है क्या, हवा, प्राण का अर्थ होता है हवा। तो कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलते समय हम लोगों के मुख से अधिक हवा निकलते हैं, कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलते समय हम लोगों के मुख से कम हवा निकलती हैं। तो जब कम हवाएं अधिक हवाएं निकलती हैं तो हम लोग बोलने लगे उसको अल्प प्राण, अधिक कम हवा निकला तो अल्प प्राण, अधिक हवा निकला तो महाप्राण। इसी तरह घोष, घोष के आधार पर हम लोगों ने देखा, तो घोष के आधार पर जो निकला हुआ है यहाँ पे क्या है, घोष को हम लोग बोलते हैं, घोष का अर्थ होता है मतलब कंपन, कंपन। यानी अगर हम कोई भी वर्ण जब बोलते हैं, जब हमारे मन में एक कंपन सी झंझनाहट से उत्पन्न होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं घोष। घोष का अर्थ होता है क्या, कंपन से, है ना। इसी को घोष को हम लोग एक चीज़ और बोलते हैं या सघोष, दोनों एक ही चीज़ है, आपसे घोष का या सघोष का। देखिए अब ये अभी दो भागों में टूटेगा, एक तो पहले क्या है सघोष या घोष कह लीजिए, और दूसरा कहेगा अघोष। क्यों, सघोष में तो क्या होगा, कंपन होगा, कंपन क्या होगा, होगा, और जबकि अघोष में क्या होगा, कंपन नहीं होगा। अब आप ध्यान दीजिए, अब कौन कौन से हमारे ये जो स्पर्श व्यंजन है इसमें कौन से घोष है, कौन से अघोष हैं, कौन से अल्प प्राण है, कौन से महाप्राण है, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो देखिए अब हम इसको थोड़ा यहाँ से हटा लेते हैं, इसको हम लोग हटा लेते हैं। देखिए अब यहाँ से हम लोग देखते हैं क ख ग घ में, जैसे प्राण, पहले हम यहाँ पे बताएंगे आपको प्राण के आधार पे। प्राण, प्राण मतलब होता है हवा, और हवा के आधार पे इसमें से कौन से जो 25 आपके स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25 है। इन 25 में कौन सा अल्प प्राण है, कौन से महाप्राण है। तो आप देखिए जैसे आपने क बोला है, क आप बोल के प्रैक्टिस करिएगा। क बोलेंगे तो कम हवा निकलता है, कम हवा निकलता है तो हम लोग बोलते हैं इसको क्या, अल्प प्राण, अल्प प्राण, है ना। क वर्ग जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हो गए, अल्प प्राण। इसमें क वर्ग, इसमें क्या हो गया आपके क अल्प प्राण है, मतलब इसमें जो फर्स्ट वर्ग है, पहला वर्ग है ना। प्रथम वर्ग जो होगा ये क्या, ये प्रथम वर्ग है, ये द्वितीय वर्ग है, ये तृतीय वर्ग है, ये चतुर्थ वर्ग है, ये क्या है, पंचम वर्ग है ना, है ना। है ना, प्रथमाक्षर। तो देखिए अल्प प्राण, और दूसरा जो होगा हमारा क्या है, महाप्राण। दूसरा हमारा क्या है, महाप्राण। ख वाला जितने भी होंगे, ख, छ, ढ, ड, ढ, ठ, ठ, थ, प, फ, ये सब क्या है, महाप्राण है। ग वाला फिर हमारा जो है अल्प प्राण है, और फिर घ वाला क्या है, महाप्राण है, और फिर अंग वाला क्या है, अल्प प्राण है, अल्प प्राण है।
अब आप इसको ध्यान से देखिएगा। आप प्राण का मतलब जब समझ गए हैं कि अल्प प्राण महाप्राण क्या होते हैं, तो इसका मतलब अब इसको भी समझ जाएंगे, क्योंकि आप बोल करके प्रैक्टिस करके भी समझ लेंगे कि क बोलते हैं तो कब हवा निकला। जैसे ही ख बोले तो दूसरे के मुंह पे आप फूंकने लगते हैं, ख महाप्राण हो गया। ऐसे अल्प प्राण ग बोले तो धीरे से बोलते हैं, मुख नहीं निकलता, लेकिन घ बोलते समय फिर आप वही प्रक्रिया करते हैं, दूसरे के मुंह पे फूंकने लगते हैं। इसी तरह अल्प प्राण में भी अंग हो जाता है, ठीक है। तो अल्प प्राण में ऐसा ही च, छ, ज, झ, इ, इसमें भी आपका वही चीज़ें है कि अल्प प्राण च हो गए, महाप्राण छ हो गए, अल्प प्राण ज हो गए, महाप्राण झ हो गए, अल्प प्राण इ हो गए। इसी तरह आपका ट, ठ, ड, ढ है, त, थ, ये सारे के सारे हैं। इनको आप अपना इस हिसाब से समझ लीजिए। देखिए ये पूरे के पूरे क्या है, अल्प प्राण हो जाएंगे, ये पूरे के पूरे क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे, ये पूरे के पूरे फिर अल्प प्राण हो जाएंगे, और ये पूरे के पूरे फिर से क्या हो जाएंगे, महाप्राण हो जाएंगे, और ये फिर से क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे, ठीक है, अल्प प्राण हो जाएंगे, ठीक। अब हम लोग चलते हैं आगे। इसी में प्राण तो हो गए आपके, प्राण के बाद हम लोग अगला देखेंगे। इसी में हम लोग देखेंगे कि अब कौन से घोष है, कौन से अघोष हैं, घोष के आधार पे। तो आपने घोष मतलब आपने अर्थ बताया कि घोष या सघोष का अर्थ क्या होता है, कंपन। और जो कंपन होता है तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको बोलेंगे आप तो कंपन होगा, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको बोलेंगे आप तो कंपन नहीं होगा। तो आपने बोला, जैसे आपने कहा क ख, क और ख बोलेंगे तो इसमें कंपन नहीं होगा। क ख आप बोल के देखिए, बड़े आसानी से आप क ख बोल देते हैं और कोई कंपन नहीं होता है। जब कंपन नहीं होता है तो ये क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। नहीं हुआ तो इसको भी क्या लिखेंगे, अघोष हो जाएंगे। लेकिन जब आप जैसे ग घ आए बोलने के लिए, जैसे ही आपने ग घ आपने बोलने शुरू किया तो आपने देखा कि एक अलग आपकी माइंड में गूंज सी आई, ग बोले जैसे माइंड में एक जो गूंज सी आई, ग घ अंग है ना, एक झंझनाहट सी आने लगी। तो आप इसको जो है क्या बोलने लगे, घोष, या इसी को बोलते हैं सघोष, है ना। सघोष बोल दीजिए चाहे घोष बोल दीजिए, दोनों मतलब एक ही है। सघोषी हम लिख देते हैं क्योंकि आप लगेंगे सघोष खोजने ही। ये है आपका सघोष, ये है आपका सघोष, ये तीनों हो जाएंगे सघोष। तो देखिए अब ये आपके पूरे पूरे क्या बन गए, ये आपके पूरे एक टेबल बन गया। अब इस टेबल को आप बना के, इस सारणी को आप क्या करिए, बना के रख लीजिए। जब भी आप पढ़ने जाएंगे तो इसको बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं, अघोष में 1 2 को, सघोष में 3 3 4 5 को, अल्प प्राण में क्या बोलते हैं कि 1 3 5 को अल्प प्राण और 2 और 4 को महाप्राण। जैसा आपके अन्य कुछ बुकों में लिखा गया है, तो आप भी अपने स्तर से जो भी चाहे बना सकते हैं। अगर मन करे तो आप भी जो है 1 3 5 कर लीजिए, और आपको भी अगर घोषा बनाना है तो उसमें भी 1 2 और 3 4 5 कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये तो रहे स्पर्श व्यंजन के बारे में, स्पर्श व्यंजन के बारे में। क्योंकि ये जो पाँचवा वाला है, ये जो पाँचवा वाला जो पार्ट है हम लोग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक, है ना। जो पाँचवा वाला पार्ट है, पाँचवा वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनासिक। ये जो अंग इय अड़ न म है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनासिक। ये पंचमा अक्षर वाला जो भाग होता है, ये इसको पूरे को हम अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। अगर कोई ऑप्शन में कहे कि निम्न में से कौन सा अनुनासिक व्यंजन है या निम्न से कौन सा अनुनासिक वर्ण है, तो अनुनासिक में आप क्या करेंगे, आपको ऑप्शन में देखना पड़ेगा। इसमें से कोई गायब है तो समझ लीजिए कि जो गायब है वही नहीं है में होगा, ठीक है। अगर इसमें से कोई ना हो, इधर से कोई दे दिया, इसमें से एक दिया हो, तो जो भी कहे कोई अनुनासिक वर्ण तो आप बताएंगे अंग इय अड़ न म। ये जो है स्पर्श व्यंजन का जो पंचमा अक्षर है वो सारे के सारे क्या हैं, क्या है, अनुनासिक हैं, पंचमा अक्षर। इसी तरह हम इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, प्रथमा अक्षर। इसको क्या बोलेंगे हम, प्रथमा अक्षर। इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय अक्षर, ठीक है, द्वितीय अक्षर। इसको क्या बोलेंगे, तृतीय अक्षर। अब ध्यान दीजिए, तृतीय अक्षर ये क्या है, चतुर्था अक्षर, है ना, चतुर्था अक्षर। ये का अनुनासिक क्या है, पंचमा अक्षर, ये पंचमा अक्षर है। और इसको क्या बोलते हैं यहाँ से हम लोग, क वर्ग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ से, च वर्ग। और इसको क्या बोलते हैं, ट वर्ग। इसको क्या बोलते हैं, त वर्ग। और इसको बोलते हैं हम लोग प वर्ग, ठीक है। अब देख लीजिए, अब आपका ये सारा का सारा जो आपका पूरा टेबल है ये पूरा तैयार है। आप अब चाहें तो अब इसको अच्छे से बना करके आप नोट्स की तरह रख लीजिए, है ना।
इसको हम लोग बोलते हैं क्या, वर्ग है। इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। ये आपका पूरा टेबल तैयार हो गया है ना। इसमें ये जो है आपका प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्था है। अनुनासिक जो है ये पंचमा अक्षर है। इसको मैं पंचमा में लिखा नहीं हूँ क्योंकि ऊपर आपको हो सकता है ना दिखे पंचमा, ठीक है। ये बातें तो यहाँ तक हो गई। अब हम लोग थोड़ी सी बातें और करेंगे कि अनुनासिक निरनुनासिक के विषय में, कि आप अनुनासिक निरनुनासिक के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जान लीजिए कि होते क्या हैं, अनुनासिक क्या होते हैं। जैसे हम बात करेंगे अनुनासिक, अनुनासिक अनुनासिक को हम लोग जो है ये चंद्रबिंदु से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, चंद्रबिंदु से, इससे प्रदर्शित करते हैं अनुनासिक, है ना। ये किससे बोले जाते हैं, नाक और मुंह के सहयोग से बोले जाते हैं। कैसे बोले जाते हैं, नाक प्लस मुंह के सहयोग से बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं कि किसी को बोलते हैं ना कि ये नाक से बोलते हैं, बहुत जो है उसको प्रेशर करके बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग बोलते हैं क्या, गाँव, गाँव। अब हम लोग बोलते हैं क्या, दांत, दांत, है ना। दांत बोलते हैं, दांत नहीं, दांत, है ना। गाँव, गाँव, गाँव नहीं, गाँव। तो देखिए ये क्या होता है, एक नाक और मुंह के जो है कि सपोर्ट से, मतलब सहयोग से आप जो क्या करते हैं, थोड़े से उसको प्रेशर करके उस वर्ड को बोलते हैं, तो ये अनुनासिक हो जाते हैं। इनको चंद्रबिंदु से प्रदर्शित करते हैं, समझ रहे हैं। अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार क्या होते हैं, अनुस्वार को हम लोग जो है, अनुस्वार को हम लोग को है मात्र केवल एक बिंदी से प्रदर्शित करते हैं। अनुस्वार को बिंदी से, जैसे हम लोग इसको बस केवल हम लोग बोलते हैं नाक के सहयोग के। किसके सहयोग से, केवल नाक के सहयोग से। जैसे हम लोग बोलते हैं इसमें कोई वर्ड अगर हम लिखें, जैसे हम आपसे कहें अंगद, अंगद, नाक से का सहयोग से बस केवल बोले हैं आप अंगद। इसी तरह अगर हम कोई दूसरा वर्ड आपसे बोले अंगूर, अगर हम आपसे बोले अंगूर, तो अंगूर यह क्या है, यह भी क्या है, केवल नाक के सहयोग से बोला गया है, ठीक है। इसी तरह हमारा जो आता है एक विसर्ग है। हम लोग जो है विसर्ग है, ये विसर्ग है, और विसर्ग को हम लोग जो है इससे प्रदर्शित करते हैं, विसर्ग। ये क्या है, विसर्ग, ठीक है। एक होता है निरनुनासिक, यानी क्या होता है, यह भी मुंह के आधार पे, मुंह के सहयोग से बोला जाता है, मुंह नाक, है ना। निरनुनासिक, निरनुनासिक यह जो है केवल मुंह के आधार पे बोला जाता है, मुंह के सहयोग से बोला जाता है निरनुनासिक। इसमें जो है कि मुंह मतलब इधर उधर ये जो होते हैं सब क्या है, निरनुनासिक में, और ये क्या होते हैं, विसर्ग में हो गए, ठीक है। अब आप ये देखिए अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, निरनुनासिक आप समझ गए हैं। अब हमने आपको अभी जब आपको बताया था उसमें तो उत्क्षिप्त व्यंजन की बात किया था उस समय, तो आपने बताया था कि उत्क्षिप्त व्यंजन यही दोनों हैं, ये बताया। इसको आपने बताया या द्विगुण व्यंजन भी हैं, इनको आपने बताया या द्विगुण व्यंजन भी हैं या उत्क्षिप्त व्यंजन भी हैं, यही ना आपने बताया था। तो आप जानते हैं कि जब ये अनुनासिक, ये अनुस्वार जब इसके जब ड और अड़ में जो अनुस्वार लग जाता है तो यह द्विगुण व्यंजन प्रदर्शित करने लगता है। द्विगुण व्यंजन यानी दोहरी नीति अपना अपनाता है, जो एक बार ड है तो यहाँ आता ही है, लेकिन अनुस्वार लगने पर की वजह से इसको ड जब बोलते हैं तो क्या हो जाता है, द्विगुण व्यंजन, है ना। इसी को उत्क्षिप्त व्यंजन ही बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को क्या बोलते हैं, एक अयोगवाह। चलिए तो हम लोग चलते हैं, अब व्यंजन का लगभग पार्ट आपका क्या है इसमें कंप्लीट है। अब हम लोग थोड़ा सा जो है ये शुरू करेंगे। इसमें एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, और इसमें जो आपका जो अनुस्वार है और जो आपका क्या विसर्ग है, अनुस्वार और विसर्ग जो ये दोनों भाग हैं, ये क्या है, न ही स्वर है न ही व्यंजन है। इनको न ही स्वर में काउंटिंग की जाता है, न ही व्यंजन की बात हम लोग का आता है अंतःस्थ व्यंजन और उस व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन को बारे में हमने आपको बता दिया था कि चूँकि यह जो है स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं, इसलिए इन्हें अंतःस्थ बोलते हैं। इसीलिए स्वर और व्यंजन में बीच में होने की वजह से ही इनको हम लोग क्या कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहते हैं, ठीक है, अर्ध स्वर। तो चलिए हम लोग उसमें व्यंजन हमने आपको बता चुके हैं, हम आपको बार बार नहीं बोलेंगे। अब देखिए ये क्या, ये और स, ये इनको हम तालव्य से उच्चारित करते हैं। इनको जो हम उच्चारित करते हैं तालव्य से, य और स को तालव्य, र और स को, षटकोण स को मूर्धन्य, और उसके बाद जो है मूर्धन्य, ये देखिए आपका ये है मूर्धन्य। ल और स को दंत से बोलते हैं, व को जो है ह को कंठ बोलते हैं, और व को दंतोट से बोलते हैं। चूँकि इस ल को हम पार्श्विक भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही आप ल बोलते हैं, ल तो समझ लिए कि ल बोलते समय ये जो अब मुंह का जो जीभ के साइड वाला भाग जो होता है, साइड के जो साइड वाले हिस्से से हम लोग जो ल बोलते हैं, इसलिए ल क्या है, इसको हम पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं।
और र को जो है क्या लुंठित व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि बोलते समय क्या होता है, हमारी जीभ जो है क्या होती है वो उलट जाती है ना, इसको लुंठित व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो अब आप इस देखिए व्यंजन के बारे में आप यहाँ पे लगभग सब कुछ समझ चुके हैं। अब सघोष और अल्प प्राण, ये जो सघोष अल्प प्राण, ये देखिए जो यर लब और स है, इसमें देखिए सघोष का मतलब क्या, जिनको बोलते समय कंपन हो, अल्प प्राण मतलब बोलते समय कम हवा निकले। तो यर लब यानी अंतस्थ व्यंजन जितने भी हैं वो सारे के सारे सघोष हैं और क्या है, अल्प प्राण हैं। अंतस्थ व्यंजन सारे के सारे सघोष हैं और क्या है, अल्प प्राण हैं। ठीक है, और जो उष्म व्यंजन है स, ये देखिए अघोष है और महाप्राण है। ये स क्या है, अघोष और महाप्राण है, और जबकि ह अकेले जो है कंठ के साथ साथ सघोष और महाप्राण होता है। ठीक है, ये देखिए इन सभी को जो है हम जो है क्या बोलते हैं, दोनों को तालव्य से ही संबोधित करते हैं। इसको मूर्धन्य से, इसको जो है आपका दंत से, ठीक है, इनको दंत से करते हैं संबोधित, इनको मूर्धन्य से और इनको प्राण तालव्य से। लेकिन र को लुंठित व्यंजन बोलते हैं, ल को पार्श्वी बोलते हैं, व को दंतोष्ठ बोलते हैं, ह को कंठ बोलते हैं। ठीक है, देखिए व्यंजन में जो भी भाग थे इसमें हमने आपको सारा बता दिया है। कुछ फैक्ट हैं जिसको मैं अगले क्लास में आपको पहले मैं नोट करा दूंगा, जो एग्जाम में आए गए हैं अच्छे से। ठीक है, उनको मैं आपको एग्जाम में बता दूँ, मैं अगले क्लास में आपको नोट करा दूंगा। तब तक के लिए जो है आज की क्लास इसी पर रुकी जाती है। अगले क्लास हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ओके बाय।